एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 का पेपर आपका हो चुका है। हम लोगों ने इस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस भी लेके आ चुके हैं। कुछ बच्चों का कहना था कि ये थोड़ा बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस था, हमें शॉर्ट में एक बार पता लग जाता कि क्वेश्चंस के सही आंसर क्या है तो हमारे लिए इजी होता। तो आप सभी के लिए मैं एक क्विक एनालिसिस लेके आया हूँ जिसमें हम फटाफट आंसर पर चर्चा करेंगे कि कौन सा आंसर इसका सही है। कुछ क्वेश्चंस हम सभी टीचर्स ने मिलकर चूँकि इसको पेपर को एनालिसिस किया है, सभी ने आंसर्स बनाए हैं। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा है कि जहाँ पर डाउट की स्थिति जो है वो बन रही है, संशय की स्थिति जो है वो बन रही है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी के क्वेश्चंस के आंसर परफेक्टली आपको सही देखने को मिलेंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने देखा उसमें पूछा गया था हाईएस्ट पीक ऑफ कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसमें सभी ने आंसर लगाया होगा नंदा देवी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। नंदा देवी हाईएस्ट पीक में से एक आती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का नाम प्राचीन नाम जो है वो अस्किनी था? तो ये आपको पता होगा, चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता है। ये आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में पढ़ते हैं। चिनाब नदी को ही अस्किनी नाम से जाना जाता था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो भारत वन स्थिति 2023 रिपोर्ट जो है वो 2023 की पूछी थी और इसके अनुसार राज्यभर वनों के अंतर्गत क्षेत्र में देश के शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक तो इन्होंने सही दिया है, बट फिर उसके बाद में सिक्किम नहीं आ सकता। तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित रहेगा कि इसका सही आंसर जो है आयोग क्या देता है। तो ये हमें देखने वाली बात रहेगी। अभी वी आर नॉट वेरी श्योर कि इसका आंसर क्या देते हैं आयोग। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है दिए गए कथनों के अनुसार नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर मिलाइए। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं से चलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में से नमी लाते हैं। इनसे भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में शामिल ऋतुओं में वर्षा होती है। सारी ही चीज़ें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, ये मैंने मेंटरशिप बैच में भी बताया था। इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो इसके क्या होंगे, तीनों ही कथन जो है वो सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कंपेरेटिवली आपको ईजी लगा होगा ये क्वेश्चन। इस बार अल नीनो ला नीना नहीं पूछा था। फिर अगला है एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था, सबसे लंबा लेक। तो ये सभी ने लगाया होगा, वेम्बानाड लेक जो है वो सबसे लंबा लेक होता है, लॉन्गेस्ट लेक हमें देखने को मिलता है इंडिया में। फिर अगला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लगा है बच्चों को क्योंकि 2022 की मिनरल ईयर बुक के हिसाब से जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा स्टेट है जो सेकंड रैंक पर है मैंगनीज के उत्पादन में, प्रोडक्शन में। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। देन फिर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन था इन द ईयर 2023-24 व्हाट वाज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टॉप 4 स्टेट इन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ राइस प्रोडक्शन, है ना। और चावल उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अभी जहां आपने देखा 2022 का डेटा, फिर अब 2023-24 का डेटा जो है वो पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आंसर जो है वो क्या दिया हुआ है, आंसर आ रहा है कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। बट फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर ये विवादित है, इसमें 2 ऑप्शन जो है वो बन रहे हैं, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो लेट्स सी आयोग इसमें क्या आंसर देता है। देन अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है अक्टूबर 2025 में किस प्रचंड चक्रवाती तूफान ने भारत में पूर्वी तटीय भागों में प्रभावित किया था? अभी तक देखिए 2025 के हिसाब से 2024 के वर्ष के हिसाब से आता था, लेकिन इस बार स्पेसिफिकली गया है तो थोड़ा क्वेश्चन डीप में पहुंचाया है उन्होंने और पूछा है कि अक्टूबर 2024 में। तो इसका आंसर क्या है? उसका आंसर है मुंथा जो है वो आया था, ईस्ट कोस्ट पर आपको देखने को मिला था। देन फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, सिंपल लगा होगा आप सभी को। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। मैंने भी क्लास में कई बार बताया था कि जनगणना के क्वेश्चन मध्य प्रदेश और भारत दोनों के आएंगे और दोनों के अच्छे लेवल पर पूछे जाएंगे, बट ये आपको आसान मिला क्वेश्चन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अप टू दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 का डेटा पूछा है। एक बार हमने देखा 22 का, फिर 23-24 का और फिर अब 25 का डेटा जो है वो पूछा है कि भाई असेंडिंग ऑर्डर बताना है, छोटे से बड़े क्रम में बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड देन फिर गुजरात। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है हाउ वेर द मेंबर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड? ये क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में ही पढ़ाता हूँ तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको अपन ने करा भी है, वन शॉट वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। आंसर क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे उन व्यक्तियों के द्वारा जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो चुनाव हुए थे 1937 में, उससे जो चुने गए थे उन्होंने इनको इलेक्ट किया था, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से मेरे लाडलो प्यारो सभी ने बना लिया होगा ये क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था सर्विस कंडीशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिसाइडेड बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये भी वन शॉट वीडियो में यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, उसमें मैंने बताया था कि भाई ये आर्टिकल 124 क्लॉज 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सेवा शर्तें लिखी है कि नियुक्ति कौन करता है, किस तरीके से नियुक्ति होती है, क्या सेवा शर्तें रहती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 124 का क्लॉज 2।
देन फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल पावर। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान कब होती हैं? तो मनी बिल में तो लोकसभा की शक्ति हो जाती है, आपको पता है। ऑल इंडिया सर्विसेज में राज्यसभा की हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में लोकसभा की हो जाती है। तो आंसर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो इसका सही जवाब होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे इंडियन पॉलिटी से खासकर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा है, इनमें से ग्राम पंचायत का कौन सा काम नहीं है? तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि भाई पुलिस संभालना, है ना, पुलिस स्टेशन का संचालन करना, ये पंचायत का कोई काम नहीं होता। ईजी क्वेश्चन पॉलिटी में। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, नगर पंचायत इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन मध्य प्रदेश। तो हमें पता है भाई ग्राम पंचायत चल रही है और पंचायत से जब हम आगे ट्रांजिट करते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? हमें नगर पंचायत दिखाई देती है, उसके ऊपर नगर पालिका, उसके ऊपर नगर निगम। तो आंसर क्या होगा? ट्रांजिशनल अर्बन एरिया क्या बन गया? वो बन गया नगर पंचायत। सिंपल सा क्वेश्चन था। देन फिर अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैंने आपको कई बार बताया था कि इस तरह के प्रश्न आयोग पूछता है नहीं है वाले। तो नहीं में देखिए यहाँ पर लिखा है, ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं, सही है। अगला, गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये भी सही है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये भी सही है। लेकिन क्या राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्ति करने की नियुक्त करने की शक्ति है? नहीं, उन्हें नहीं है। ये नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ये भी आपने पढ़ा ही है ना, मैराथन में मैंने कराया था। देन अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया डीपीएसपी से रिलेटेड पूछा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड पूछा गया है कि इनमें से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 39 है, 43 है और 48 है, दोनों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। और यहाँ पर 43 भी आपको जो दिख रहा है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है ना, जो सहकारी समिति है उनसे रिलेटेड आपको दिखाई देता है, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया था। आप मैराथन देखोगे, मैंने स्पेशली टिक मार्क किया था इस पर कि इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना, कोऑपरेटिव से बहुत क्वेश्चन आते हैं और इस बार के पेपर में भी 2 क्वेश्चन कोऑपरेटिव से ही पूछे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस केस के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो आंसर क्या है? शंकरी प्रसाद केस। वैसे तो ये दोनों ही केस 1951 के हैं, लेकिन अनुच्छेद 13 जिसको हम कहते हैं शील्ड ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की ढाल, ये मैंने जजमेंट वाली क्लास है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, जजमेंट अंशुल सर डालेंगे, वहाँ पर मैंने समझाया है कि यहाँ पर क्या हुआ था। ये रिजर्वेशन से रिलेटेड मामला था, चंपकम दोईराजन का, साउथ की एक लेडी थी, उनके द्वारा ये केस लगाया गया था। और शंकरी प्रसाद केस इसलिए था कि मौलिक अधिकार ऊपर है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऊपर है। तब भी मैंने क्लास में बताया था कि पिछले बार केशवानंद भारती का पूछ चुके हैं, तो हो सकता है कि इस बार उससे रिलेटेड कोई केस में पूछें। तो गोलकनाथ केस देखो, शंकरी प्रसाद देखो, सब कुछ डिपेंड कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं केशवानंद भारती केस से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? शंकरी प्रसाद केस हो जाएगा। इसी के बाद में आप पहला संविधान संशोधन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना था। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो विधानसभा के अधिवेशन को समाप्त कर सकते हैं क्या? नहीं, ये अस्थायी रूप पर समाप्त कर सकते हैं, कुछ घंटों के लिए उसे रोक सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप पर करने का काम जो है वो राज्यपाल का है। तो आंसर हो जाएगा डी। इंडियन पॉलिटी, एमपी पॉलिटी बेटा बहुत सरल आया था, बाकी टफ आए हैं। इकोनॉमी आपको टफ मिला, थोड़ा जनरल साइंस आपको टफ मिला, एमपी थोड़ा टफ मिला, लेकिन बाकी चीज़ें पॉलिटी, आईसीटी ईजी आए थे। देन फिर अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था, Which of the following commission has been given the responsibility of safeguarding rights and interest of Anglo-Indian community? Anglo-Indian का देखो पहले भी क्वेश्चन आया था, फ्रैंक एंथनी वाला। तो इसमें आंसर क्या होगा? अगर आप सोच के भी लगाते, अगर आपको नहीं भी आता और सोच के भी लगाते, तो भी आंसर आपका क्या होता? शेड्यूल कास्ट ही होता। रीज़न क्या है? बैकवर्ड क्लास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो खुद ही 1990 में आया था, है ना। जो मंडल समिति की रिपोर्ट थी वो 90 में मानी गई थी। फिर ह्यूमन राइट कमीशन नहीं हो सकता, ह्यूमन राइट का कोई मुद्दा ही नहीं, एससी और एसटी में था। तो आंसर क्या है? शेड्यूल कास्ट विल बी द करेक्ट आंसर। देन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम व्हाट वाज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 2020 इन इंडिया? तो आंसर क्या है इसका? 32 विल बी द करेक्ट आंसर। 32 जो है वो इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अनुसार कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 169 को निर्धारित किया गया था। देन फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के हमने पहले ही कहा था कई बार कि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर एक पेरेंट को सिकल सेल डिसीज़ है और दूसरा जो है वो सिकल सेल डिसीज़ कैरियर है, तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन में क्या रहेगा, कितने % चांस है कि उन्हें ये बीमारी हो सकती है? तो आंसर क्या रहेगा? 50% रहेगा। यूट्यूब की क्लास में ये पढ़ाया गया है, आप इसको देख सकते हैं।
देन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप जो है 2026 की कब संपन्न हुई थी? 11-12 फरवरी 2026 को संपन्न हुई थी। इस बार करंट अफेयर ने थोड़ा चौंकाया है, इतने लेटेस्ट के क्वेश्चन आयोग नहीं पूछता था जितने इस बार लेटेस्ट के उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे 11-12 फरवरी 2026 बहुत पास की डेट है जिसका क्वेश्चन करंट अफेयर में आयोग के द्वारा पूछा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ICMR या CSIR, द CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद में, आपको दिखाई देता है। देन अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी, प्रिडिक्शन ऑफ वेदर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन? तो आंसर क्या होगा? मेट्रोलॉजी। और अगर आप हिंदी में इस प्रश्न को पढ़ लेते तो ये और आसान हो जाता, ऑटोमेटिकली बन जाता। कौन सी शाखा ऋतु तथा वायुमंडलीय परिस्थितियों का अवलोकन करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मौसम विज्ञान। समुद्र विज्ञान तो हो नहीं सकता, जलवायु हो नहीं सकता, भूकंप हो नहीं सकता। अगला प्रश्न था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। विच इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च इन द अर्ली 1980s बिकम द फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल सैटेलाइट ऑफ इनसेट सीरीज एंड सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन इंडियाज टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज? अब इनसेट 1A हमारा फेल हो गया था, उसी के अगले साल इनसेट 1 भी छोड़ा गया और ये खासा सक्सेसफुल जो है वो रहा था। तो यही इसका सही जवाब है। 30 अगस्त 1983 को ये हुआ था। अगला क्वेश्चन था शुभांशु शुक्ला का। ये मैंने पढ़ाया था, आपको मैराथन में पढ़ाया था, MCQ कराए थे, डायरेक्ट वही क्वेश्चन छपके जो है वो आया है। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचे हैं और दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में पहुंचे हैं। पहले कौन थे? राकेश शर्मा। और यही सेम चीज़ मैंने आपको यूट्यूब क्लास में बताई थी, वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 के बारे में है कि चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये हमें सभी को पता है, हमने पढ़ा भी था कि भाई जितनी भी चीज़ें लॉन्च करी जा रही है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च करी जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है और कम फ्यूल में ये हमें पहुँचाने में मदद करता है। इसीलिए सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है वहाँ पर ये स्थित है। यही क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, आप यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। चंद्रयान 3 के बारे में हर छोटी बड़ी चीज़ बताई थी। क्यों? क्योंकि हर साल क्वेश्चन आ रहा था इस टॉपिक से। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन? आंसर क्या है? हाइपोथैलेमस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? बॉस कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मैनेजर कहा जाता है ना? तो हाइपोथैलेमस ही थर्मो रेगुलेशन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। कई सारे काम है जिसमें से एक थर्मो रेगुलेशन काम हुआ। अगला प्रश्न है EEPROM जो है वो किससे संबंधित है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। पहले क्या होता था? पहले रीड नहीं, पहले सिर्फ रोम आया था, फिर प्रोम आया, फिर EEPROM आया, फिर डबल EEPROM आया। तो आपसे उन्होंने EEPROM पूछा था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन लैंग्वेज ऑफ AI लैंग्वेज? तो देखो लिस्ट और प्रोलॉग तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो गया। आंसर क्या है? VBI है ना, ये ब्रेन इंटरफेस से रिलेट करता है जो कि कोई लैंग्वेज नहीं है किसी तरह की। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। LED का फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो LED का फुल फॉर्म आपको पता ही है। आपके घर में जो फ़ोन्स है, TV है ना, ये सारे क्या है? ये सब LED ही है ना। इवन बल्ब जो है तो ये सभी को पता है, लाइट एमिटिंग डायोड विल बी इट्स करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है ई-मार्ग जो एप्लीकेशन है या ई-मार्ग जो है वो क्या है? इज एन ई गवर्नेंस सॉल्यूशन फॉर। अब इसको अगर हिंदी में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, मार्ग मतलब रोड होता है। अब देखो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के लिए तो कुछ ना कुछ बना रखा ही है। एक ही चीज़ है जिसके लिए ज़्यादा काम नहीं होता था, रूरल रोड के लिए, और हम स्कीम चला रहे थे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो इसी के लिए ये सॉल्यूशन निकाला गया है जिसमें क्या होगी? मॉनिटरिंग होगी, जिसमें ट्रैकिंग होगी। अगर नहीं भी पता था, थोड़ा सा सोच के लगाते तो बन जाता। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है HTML का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये तो बहुत सिंपल था। इस बार ICT में गजब ढा दिया है, गजब ऐसे ढा दिया है कि उन्होंने फुल फॉर्म वाले बहुत क्वेश्चन पूछे और बहुत बेसिक पूछे। जैसे ये बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार पूछा आ चुका, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर बायोस का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो कंप्यूटर चालू करते हैं, कंप्यूटर में बायोस लगा होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। फिर अगला क्वेश्चन है द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपने कई बार क्वेश्चंस कई टीचर्स ने कराए होंगे, आपको बुक्स में पढ़ा होगा। सबसे पहली ही चीज़ आती है कि भाई AI जो है ये टर्मिनोलॉजी किसके द्वारा दी गई थी? तो जॉन मैकार्थी के द्वारा जो है वो दी गई थी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर यूज्ड फॉर हाई स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन। स्प्लाइसिंग जो है वो क्या होती है? स्प्लाइसिंग होती है मतलब कनेक्शन को जोड़ने की बात होती है, जॉइनिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि वो आते हैं, वो कनेक्शन करके जाते हैं, तो उसे स्प्लाइसिंग ही कहते हैं। जोड़ने के लिए पॉजिटिव सेंस में जो है काम किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ई अनुज्ञ इज एन ई गवर्नेंस सिस्टम टू प्रोवाइड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर। अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या हो सकते थे? लिकर मूवमेंट का पूछेंगे क्या आपसे? नहीं पूछेंगे। व्हीकल मूवमेंट का पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। मिनरल मूवमेंट आउटसाइड मध्य प्रदेश पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछेंगे। आंसर क्या होगा? इससे भी आप आंसर लगाते तो आपको समझ में आ जाता कि भाई सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है। वो क्या हो सकती है कि फसलों को मध्य प्रदेश के बाहर
जो आवाजाही हो रही है उसके लिए अलाउ करना और उसमें ट्रैकिंग करना कि सब कुछ सही चल रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। देन फिर अगले क्वेश्चन पे तरह URL का फुल फॉर्म जो है वो आपसे पूछा गया है कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो URL का फुल फॉर्म आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो होगा, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, लोकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार मलखम्ब के लिए कौन सा अवार्ड देती है। तो 2013 में आपको याद होगा प्रभात जोशी स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत करी गई थी। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये MPPSC का ही प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो पहले भी पूछा गया था, वापस रिपीट मारा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2026 को सर्गियो गौर इन्होंने चार्ज लिया किसका, एम्बेसडर का। तो USA से एम्बेसडर नहीं भेजा जा रहा था भारत में, और ये पहली बार हुआ था ऐसा कि इतने लंबे समय के लिए एम्बेसडर नहीं भेजा गया था, उसके बाद भेजा गया, इसीलिए शायद क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है ना, कई सारे बयान देने के लिए ये फेमस है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन नागर को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है, किससे रिलेटेड। तो देखो इस बार पर्यावरण के डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे हैं उन्होंने, पर्यावरण कहीं छुपा छुपा के पूछा है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है पद्मश्री का पद्मश्री हो गया, आपको हर टीचर ने कहा होगा पद्मश्री को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है ना, और वहीं से उन्होंने क्वेश्चन बना लिया, एनवायरमेंट भी हो गया और पद्मश्री भी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2026 का जो महिला विश्व वर्ल्ड कप हुआ था उसका होस्ट कौन था। अपन ने सब कुछ पढ़ के गए थे, मैंने कहा भी था कि भाई क्रिकेट से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पुरुष हो महिला हो उन सब के बारे में हमें पढ़ना है ना। तो कौन होस्ट करेगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर क्या है, इंग्लैंड में ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। महिला का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो है वो चालू हुआ है। तो ये कहाँ से चालू हुआ है, ये धार से जो है वो शुरू हुआ। ये मेरे ख्याल से सभी का सही गया होगा, सभी बहुत पढ़ के गए थे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण 2026 में फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, है ना, फाइनेंशियल सेक्टर में वित्तीय क्षेत्र में अपने योगदान के लिए किन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो नाम क्या है व्यक्ति का, उदय कोटक साहब को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो सुमन सखी चैटबोर्ड जो है वो किस क्षेत्र में डिजिटल पहल की उदाहरण है। तो ये आपको कहाँ दिखाई देगा, स्वास्थ्य से संबंधित दिखाई देगा, है ना। अपन ने संकल्प के बारे में पढ़ा था, दस्तक के बारे में पढ़ा था, मैंने यूट्यूब पर ही क्लास लेके आया था, उसी में अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगा। मेरे ख्याल से जिनने वो क्लास देखी होगी सभी का सही गया होगा, और वैसे भी सभी का सही ही गया होगा, सब इतना बेसिक पढ़ के गए थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा पर्सनल मेरे लेवल पर। क्वेश्चन था, व्हाट वाज द थीम ऑफ साहित्योत्सव 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय साहित्य अकादमी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 30 मार्च टू April 4, 2026। मतलब एकदम रिसेंट का क्वेश्चन जो है वो उन्होंने पूछ लिया। आंसर क्या है, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, है ना। आंसर क्या है, फेस्टिवल्स ऑफ लेटर्स या फेस्टिवल्स ऑफ पोइट्री। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि फेस्टिवल्स ऑफ पोइट्री है या फेस्टिवल्स ऑफ लेटर्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये एक्सपेक्टेड भी था कि ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यू बेस ईयर 2011-12 बेस ईयर चल रहा था, तो उस बेस ईयर को चेंज किया गया और अब क्या कर दिया गया, 2024 कर दिया गया। तो ये जो करंट से अपडेटेड थे उनका बिल्कुल सही गया होगा, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस प्रश्न को करने में। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट, किसका। तो इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। देखो आ गई सहकारी समितियाँ, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है उसका इसे ईयर जो है वो घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा 2025 में। तो इजी क्वेश्चन था ये वाला, करंट अफेयर जिन्होंने फॉलो किया उनके लिए ईजी रहा होगा। फिर आते हैं हिस्ट्री पर। तो ये क्वेश्चन सब ने सही बनाया, जितने हमें रिस्पांस मिले हैं सब ने कहा बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन बना के आए हैं। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियों के कहा गया है। तो वो प्रजापति की दो पुत्रियां जो है वो कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में तेभाग आंदोलन जो है वो कब चालू हुआ था। तो ये क्वेश्चन कुछ का सही है कुछ का गलत है, मिक्स्ड ऑप्शंस आ रहे हैं, आप बताइएगा आपको क्या सही लगा, मतलब आपने क्या लगाया। आंसर क्या है, आंसर है सितंबर 1946। जब देश में डायरेक्ट एक्शन डे चल रहा था उस टाइम पर एक आंदोलन चल रहा था जहां पर हिंदू मुस्लिम ने एकता दिखाई थी, शायद इसीलिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। देन फिर अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है, इन विच टेक्स्ट 4 आश्रम हैज़ बीन मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा, जबाला उपनिषद में। ये तो मतलब यूनिट 1 तो सब घोट के पी गए थे, तो मुझे नहीं लगता एंशेंट वाले पोर्शन में किसी को दिक्कत आई होगी। अगला क्वेश्चन है, हु ऑल्सो फाउंडेड द यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा इन 1918। तो आंसर क्या है, इंद्र नारायण द्विवेदी। अगर आपने ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपने डीप में पढ़ा है तो ही आप इसका सही आंसर लगा पाओगे, अन्यथा ये आपका आंसर गलत हो गया होगा। बहुत से बच्चों का आंसर गलत हुआ होगा। तो थोड़ा सा डीप में जा रहा है अब आयोग। जो क्वेश्चन मैंने देखे उसमें मुझे लगा कहीं कहीं अच्छे क्वेश्चन पूछे, हिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन बढ़िया पूछे हैं, गहराई वाले पूछे हैं।
अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, डिपिक्शन ऑफ कृष्णा एंड बलराम इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ विच इंडो ग्रीक रूलर। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था अगैथोक्लिस, है ना। अगैथोक्लिस जो है इसके सिक्कों पर कृष्ण और बलराम की छवि जो है वो दिखाई देती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, कई सारे एग्जाम से पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री अलवर संत थी? तो आंसर क्या है, अंडाल। फिर अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, एज पर एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस वेयर कॉल्ड यवन प्रिया। तो किसे कहा गया, काली मिर्च, जिसे हम जानते हैं ब्लैक पेपर। ये सभी का सही गया हुआ, दैट वाज एन ईजी क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न था, भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है? तो आंसर क्या है, ये आपको पता ही है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर है हाथी गुम्फा अभिलेख ऑफ खारवेल। ठीक है, अगर आपने अदर एग्जाम्स के पीएससी के क्वेश्चंस लगाए होते तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जाएगा। फिर और आगे बढ़े अगला, तो अगला क्वेश्चन ये थोड़ा नहीं कहूँगा, अच्छा खासा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। द ड्राफ्ट द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब वॉज रिटन बाय भगवती चरण बोहरा एट हुज रिक्वेस्ट। तो आंसर क्या है, आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद साहब की रिक्वेस्ट पर यह करा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, द सीक्रेट डॉक्ट्राइन। ये भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, किसका नाम लिखे, राजा राम मोहन राय बड़े व्यक्ति, केशव चंद्र बड़े व्यक्ति, कर्वे साहब बड़े व्यक्ति। इसका आंसर क्या है, HP ब्लवात्स्की जो है वो आपको सही जवाब मिलेगा, है ना। एनी बीसेंट, उसके पहले HP ब्लवात्स्की। आपने इनके बारे में थियोसॉफिकल सोसाइटी में पढ़ा होगा, और कई बार थियोसॉफिकल सोसाइटी से क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं, बट ये फिर भी बहुत डीप में था। जिनका सही हुआ, गजब की आपकी पढ़ाई करी है, ये कहूँगा मैं तो बस। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ कवर ट्राइब इन मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब ये क्वेश्चन जो है, ये ट्राइब एक्चुअली बेसिकली छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और उनकी भी जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है वो बताना। तो जहाँ तक हम टीचर्स ने बताया तो ये आंसर इसका 666 है। अब देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना से वापस आ गया। हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर इन मध्य प्रदेश एक्सेप्ट PBTG। PBTG को छोड़कर कितनी ट्राइब है? तो ये बचपन से तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो टोटल कितनी है? तो 43 ट्राइब आपको दिखाई देती है। देन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। इंदल पूजा का संबंध में मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है? तो बरेला जनजाति से आपको इंदल पूजा जो है वो दिखाई देती है। और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। ट्रेडिशनल फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गुदुम बाजा ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें 3 जिले दिए हुए हैं और तीनों जिलों से संबंध बन रहा है। अब देखते हैं आयोग इसका क्या आंसर देता है ना। इसका आंसर मंडला भी हो सकता है, इसका आंसर शहडोल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। अब आयोग को देखना है कि इसमें क्या आंसर देते हैं, इसलिए अपन टिक मार्क कर देते हैं कि हाँ ये विवादित हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, सन 2024-25 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आय सीमा निर्धारित की थी? तो आंसर क्या है? आंसर है 6 लाख रुपए की आय सीमा निर्धारित करी गई थी। अगला था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप सभी ने सही लगाया होगा। ये शायद किसी और एग्जाम में PSC में ही पूछा गया था, मतलब MPPSC ने पेपर लिया था, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर क्या है? 1987 में ट्राइफेड की स्थापना जो है वो हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। ये मैंने यूट्यूब पर ही कराया था, आप MCQ देखोगे उसमें मिलेगा। मैंने समझाया भी था कि भाई अनुसूची 5 में क्या दिया हुआ है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो 2011 की जनगणना का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मध्य प्रदेश में देश की, देखो ध्यान से समझना, मध्य प्रदेश में देश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? देश से कंपेयर करने का बोला गया। बहुत से बच्चे इसमें 21.10 ढूंढ रहे थे, तो वो मध्य प्रदेश से कंपेरिजन है ना। मध्य प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन का जनजातीय पॉपुलेशन कितना है, ये देश से कंपेयर करके पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा? 14.69% विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न जो है वो है कि गौंड ट्राइब में बारी शब्द किससे रिलेटेड है? तो ये सभी का सही गया होगा, सभी को इजी लगा होगा। शब्द क्या है? खेती से, कृषि से रिलेटेड है, बारी खेती होती है। फिर नेतम, ये शब्द भी शायद सभी से ऑलमोस्ट बन गया होगा कि टोटम से रिलेट करता है। क्या शब्द? नेतम। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, ये सबसे बन गया होगा, ये मैंने कल की क्लास में बताया था, जब मैराथन ली थी उस दिन मैंने ये बताया था कि भाई आपको ये नदियाँ पढ़ के जानी है, इन्हीं की सहायक नदी पढ़ना, जिसमें मैंने नाम लिए थे नर्मदा, चंबल, शिप्रा और एक और नाम कुछ लिया था, नर्मदा, चंबल, शिप्रा और एक और कुछ नाम लिया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी नदी, बेतवा का, यस बेतवा का, कि इनकी सहायक नदियाँ पढ़ के जाना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और वैसा कि वैसा ही क्वेश्चन उन्होंने बना के दिया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चंबल की आपको सहायक नदी जो है वो कौन सी दिखाई देगी? पार्वती जो है वो सहायक नदी दिखाई देगी। टोंस की कौन सी दिखाई देगी? बेलन जो है वो दिखाई देगी। नर्मदा से लगाते तो बहुत ईजिली आपको ये बन जाता, नर्मदा की तवा हो जाएगी और शिप्रा की गंभीर हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा
की परिवर्तनशीलता अधिक होने का कारण क्या है? वर्षा का कम होना, बेसिक सी चीज़ है ना। नॉर्थ वेस्ट का पूछ रहा, हाई रेनफॉल हो नहीं सकता, कंटिन्यूस रेनफॉल हो नहीं सकता, उच्च तापमान और लो रेनफॉल हो सकता है, तो आंसर क्या है? लो रेनफॉल विद द करेक्ट आंसर। अगला है बालाघाट का बैयर पठार किस खनिज के लिए जाना जाता है? प्रसिद्ध है, तो आंसर क्या है? बॉक्साइट है। माना यहाँ पर मैंगनीज जो है वो मिलता है, कॉपर जो है वो मिलता है, वो दोनों ही ऑप्शन में नहीं थे, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, आंसर है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है फिर सिंचाई से रिलेटेड है। ये भी मैंने कल परसों की क्लास में ही बताया था कि भाई ये मेन परियोजना जो है वो याद कर लेना। बड़ी परियोजना है जो बड़ी नदी पर है या संयुक्त राज्य वाली है, वो आप याद कर लेना। वही उन्होंने पूछी। अब यहाँ से तो बहुत ईजिली कनेक्ट हो रहा था कि भाई ओमकारेश्वर को आप किससे कनेक्ट कर लेते? नर्मदा से कनेक्ट कर लेते, तो दो ऑप्शन आपके यहीं पर एलिमिनेट जो है वो हो जा रहे थे। फिर उसके बाद में आंसर इसका क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक हलाली पर आपको दिखाई दे जाएंगे। फिर बाण सागर को सोन से आप कनेक्ट कर सकते थे, मैंने याद भी आपको कराया था, है ना। बाण चलाए और उनके बेटे पर इस तरीके से याद कराया था, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है पहली शुगर फैक्ट्री। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, MPPSC का ही, जो उन्होंने वापस पूछ लिया है। आंसर क्या है? जावरा रतलाम में पहली शुगर फैक्ट्री जो है वो लगी थी। अगला क्वेश्चन, डोंगला मीन टाइम को भारतीय खगोलविदों द्वारा एक नए मानक समय के रूप में स्थापित करने की दिशा में शोध किए जा रहे हैं, तो डोंगला गांव कहाँ आता है? आंसर क्या है? उज्जैन में आपको दिखाई देता है डोंगला गांव। देन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। वर्ष 2021-22 में, अब देखो 20 का पूछ लिया, 22 का पूछ लिया, 23-24 का पूछ लिया, 25-26 का पूछ लिया। आयोग ने एक वर्ष छूट रहा था 21-22 का, तो उसका भी प्रश्न बना के पूछ लिया। तो बच्चा करे तो करे क्या? कितने वर्ष में क्या चीज़ें याद रख कर जाए, कितना डेटा याद रख के जाए। और इस बार डेटा की बहुत ज़्यादा भरमार रखी आयोग ने, बहुत सारे क्वेश्चन डेटा से पूछे। अब जिसने यहाँ पर प्रथम लगा दिया होगा बहुत अच्छी, और जो स्किप करके आ गए होंगे उनको अब अखर रहा होगा। पर करे क्या? मैं आपके समर्थन में हूँ, साथ हूँ कि क्या करें। ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास में कि क्या कर सकते हैं। मतलब नेगेटिव मार्किंग का भी डर है, और ऊपर से क्वेश्चन जो है वो डेटा जो है वो अलग अलग वर्षों से पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले ही कराया है कि चंबल बेसिन में किस तरह की मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। क्यों? क्योंकि गंगा की ही सहायक नदी जो है बन जाती है, चंबल बन जाती है, और वो पूरा अपवाद क्षेत्र जो है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ही आपको दिखाई देती है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन था असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, ये सभी ने सही लगा दिया होगा, पश्चिमी सतपुड़ा में आपको दिखाई देती है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो आपसे पूछा गया था कि घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुई है वो कितनी हुई है। तो इंदौर सबको अच्छे से याद था। इसके बाद में बहुत से बच्चों ने यह गलती कर दी है भोपाल लगाकर। थोड़ा सा ध्यान देते तो ग्वालियर तो आ ही नहीं रहा था। इंदौर आएगा, फिर झाबुआ आएगा, फिर भोपाल आएगा। झाबुआ की 28% समथिंग है, इंदौर की 32% या 30% ऐसी कुछ है, और फिर लास्ट में तीसरे नंबर पर क्या आएगा? भोपाल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर रहेगा डी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये शायद क्वेश्चन सही तरीके से आ नहीं पाया। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम बाय विच ईयर द ऑब्जेक्टिव टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी को खत्म करने का वर्ष क्या रखा है? ये क्वेश्चन अपन ने यूट्यूब पर ही मैराथन में करा है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस मैंने ऑप्शन बी में दिया था, उन्होंने डी में दिया है। आंसर क्या है? 2030। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक सर्वे। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024-2025 द सोलर एनर्जी कैपेसिटी ऑफ मध्य प्रदेश अप टू अक्टूबर वॉस। अब ये अक्टूबर तक में इन्होंने पूछा है। आंसर क्या है? 61,660 मेगावाट। अब इसमें जिसमें इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ के गया था उसके लिए आसान है, बाकी सबके लिए अति मुश्किल प्रश्न था ये, अति मुश्किल प्रश्न। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए इकोनॉमिक सर्वे से ही एक और क्वेश्चन उठा के उन्होंने पूछा है विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन 6 मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ग्वालियर, है ना। सैंडस्टोन यहाँ पर मिलता, बलुआ पत्थर यहाँ पर मिलता है। देन फिर क्वेश्चन पूछा गया, ये था भाई साहब आउट ऑफ द बॉक्स मेरे हिसाब से, मुझे समझ नहीं आया। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मार्च 2024 वॉस, है ना। अब ये क्वेश्चन में ऐसा डेटा पूछना, ये ऐसा था कि बस मतलब तुम रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी तुम में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ये पढ़ के गया होगा इसको, है ना, या किसी ने पढ़ाया होगा इसको, और वो भी 2024 का पूछा हुआ है। आंसर जरूर हमने चेक किया इसका, तो 64.2 जो है वो आंसर मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर भी यही हुआ है, फॉरेक्स रिजर्व पूछ लिया गया है, दिसंबर 2024 में कितना था? 640। ये सारे डेटा वाले क्वेश्चन दोस्तों बहुत डिफिकल्ट है, मैं भी मानता हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम जितने लोगों ने दिया सबके लिए ही डिफिकल्ट होंगे, सिर्फ आपके लिए, सभी के लिए डिफिकल्ट है, तो कट ऑफ भी उसी के हिसाब से आएगा। ऐसा नहीं होगा कि सब आंसर मैं बता रहा हूँ तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपने बहुत मेहनत करी हुई है, अपने आपको कम मत आकी है कि आपने कम मेहनत करी, आपने बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करके आए। अब प्रश्न पत्र ही ऐसा आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में शुरू की गई मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में कितनी क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियाँ शामिल की गई हैं? तो ये सभी का सही होगा 10। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य 9 में ये सब ने घोट के गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उन्होंने लक्ष्य पूछ लिया है 2023-24 का, है ना, क्या स्कोर क्या था, तो आंसर क्या है इसका, आंसर है 39, 39 विल बी द करेक्ट आंसर। देन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन फेब 2025, शेयर ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया वाज। भाई साहब बहुत भयंकर क्वेश्चन था, भीषण नंबर का क्वेश्चन है, लॉजिक भी नहीं लगा सकते, दिमाग भी नहीं लगा सकते, ट्रिक भी नहीं लग सकती, एलिमिनेशन भी नहीं हो सकता। आंसर क्या है, आंसर है 1.9%। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, हाल के वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र में चुनौतियों की बावजूद सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017 से 2023 तक सालाना वृद्धि जो है वो लगभग कितनी थी, तो आंसर है 4.2%। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था, हाउ मच ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड इन पेटेंट फाइलिंग, तो आंसर क्या है 280%। 320 भी सही है, लेकिन उन्होंने पूछा 2018 से 18-19 से 22-23 का है, तो 22-23 में 320 नहीं आएगा, 24-25 में आएगा, तो आंसर क्या है 280%। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम मध्य प्रदेश के किस प्राप्त लघु शिलालेख में मिलता है, तो आंसर क्या है, गुर्जरा अभिलेख, जो आपको दतिया में दिखाई देता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी तक पूछ चुकी है, तो मेरे ख्याल से सबने सही लगाया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डायलेक्ट के हिसाब से जमाना था कि निमाड़ी कहाँ बोली जाती, कोरकू कहाँ बोली जाती, तो आंसर क्या है, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। देन इसके बाद में इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मतलब सबसे इजी क्वेश्चन अगर कोई था तो वो यही था। आंसर क्या है, सांची स्तूप जो है वो विश्व विरासत स्थल आपको दिखाई देता है। फिर जगदम्बा मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है, तो असत्य कौन सा है, गर्भगृह में लक्ष्मी जी की एक विशालकाय मूर्ति जो है वो आपको दिखाई देती है। अगला प्रश्न जो है वो जनजाति से रिलेटेड है कि इनकी उपजातियों को सही तरीके से सुमेलित करिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये इजी क्वेश्चन था, ये सारी उपजातियाँ तुम सब पढ़ के गए थे, घोट के पी गए थे। फिर अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े, तो अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है, आदमगढ़ साइट से रिलेटेड पूछा गया है, जो कि होशंगाबाद जिले में मिलती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी एस वाकनकर, तो वी एस वाकनकर विल बी द करेक्ट इनकरेक्ट आंसर, है ना, इसीलिए ये अपने लिए सही हो जाएगा, आपसे गलत ही पूछा गया था। अगला प्रश्न जो है वो पूछा हुआ है वर्क से रिलेटेड कि किसने, साहित्यकार ने क्या काम जो है वो किया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाम जो है केशवदास इसमें मुल्ला रामू जी दिए हुए थे, तो मैक्सिमम लोगों ने बना लिया ये प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गीत से रिलेटेड है, एक तरफ आपको गीत दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी विशेषता दी हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आला उदल से लगा सकते थे, सिंगाजी से लगा सकते थे। फिर अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी, ये क्वेश्चन मुझे तो डिफिकल्ट लगा, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो इसमें ऐसा है, क्वेश्चन पूछा गया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के अनुसार किस पात्र के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया था। आंसर है सिपाही भवानंद के द्वारा ये गीत गाया गया था महेंद्र के सामने, है ना, बट मुझे ये क्वेश्चन टिपिकली डिफिकल्ट लगा। अगला प्रश्न जो है वो ये है, मालवा की हु इज़ क्रेडिटेड विद ट्रांसफॉर्मिंग द मार्च फोक थिएटर स्टाइल ऑफ मालवा इनटू प्रेजेंट डे परफॉर्मिंग आर्ट। ये सभी का सही गया होगा, सिद्धेश्वर सेन साहब का, जिसने एमपीजी के पढ़ा होगा उसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत उसमें नहीं आई होगी। तो दोस्तों यहाँ तक थे क्वेश्चंस, आपको सारे आंसर मैंने बता दिए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि प्रश्न पत्र का लेवल जो था आपका जीएस पेपर 1 का जो लेवल था वो मॉडरेट था, या मॉडरेट से और थोड़ा ऊपर ही था। तो पेपर सभी के लिए एक जैसा था, चाहे आप कितने ही धुरंधर क्यों ना हो, सबके लिए एक जैसा था। वहाँ पर जो आपने टेम्परामेंट दिखाया होगा, जो संयम दिखाया होगा, जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे सोच समझ के, उसी से परफॉर्मेंस जो है वो बनेगा और हम पता लगा पाएंगे कि हमारे कितने सही हो रहे हैं और हम मेंस लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, ये हमने हमारी तरफ से आंसर की बना दी है, इसे आप एक बार रेफ़र कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा और फिर फाइनल आंसर की का वेट करिएगा। जो आयोग आंसर की लाएगा तो उससे मैच करके आपको समझ में आ जाएगा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, रीज़न सिंपल सा है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा था, तुक्के नहीं लगते, एंड सेकेंडली नेगेटिव मार्किंग थी तो लोगों ने बहुत क्वेश्चंस अवॉइड भी करे लगाना, क्योंकि डायरेक्ट डेटा वाली चीज़ थी, वहाँ लॉजिक नहीं लगा सकते थे, ट्रिक नहीं लग सकती थी, कुछ भी नहीं हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। अब जब आप मेंस की तैयारी, प्री के बाद में मेन चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि हम मेंस की तरफ आगे बढ़ें। तो मेंस के लिए हम लोग जो है तैयारी करने का सोच रहे हैं। जैसे हमने प्री के लिए मेंटरशिप बैच लाए थे और आपने कई क्वेश्चन डायरेक्टली देखे, वैसे ही मेंस के लिए हम एक बैच लेके आ रहे हैं जिसमें डायरेक्ट मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। ये जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, इस बैच का नाम है आलेखन बैच, और ये बैच में डेली आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी और आपकी कॉपीज़ जो है वो चेक होंगी, मॉडल आंसर्स जो है वो दिए जाएंगे, करंट से रिलेट करके क्वेश्चन
क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्लस आपको कुछ मॉडल आंसर हम पहले से ही बना के देंगे ताकि आपको समझ में आए कि आपको प्रश्न कैसे लिखने हैं। अब ये सब कैसे होगा, आप कैसे इस पर जा सकते हैं, तो गूगल पर ट्राई कीजिए स्टडी IQ, और जैसे ही आप स्टडी IQ की वेबसाइट खोलेंगे आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। आपको वहाँ पर नीचे जाना है MPPSC वाले मोड पर, स्टेट PCS पर जाना है। स्टेट PCS में जैसे ही आप मध्य प्रदेश कैटेगरी पर आएंगे तो आपको यहाँ पर बैचेस जो है वो दिखाई दे जाएंगे, है ना। इन्हीं बैचेस में जब आप व्यू ऑल कोर्सेज पर करेंगे तो आपको ये सारे बैचेस जो है वो दिखाई देंगे। देखिए जैसे आरंभ बैच दिखाई दे रहा है, ये प्री प्लस मेंस का है, मॉर्निंग बैच रखा गया है। फिर इधर आपको निश्चय बैच जो है वो दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे बहुत से बैचेस जो है वो आपको दिखाई देंगे, और इन्हीं बैच में आपको क्या दिखाई देगा, एक बैच दिखाई देगा जिसका नाम है आलेखन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आलेखन बैच आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको एनरोल करना है। अभी इसमें फ़ायदा ये दिया गया है कि डबल वैलिडिटी जो है वो दी जा रही है और आपको ऑफ अच्छा खासा मिल रहा है। इसको एनरोल करने के लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर एनरोल नाउ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको 52% ऑफ दिख रहा है। अब इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ। वैलिडिटी इसकी 12 महीने की आपको दिखाई देती है, और इसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि 300 से ज़्यादा प्रैक्टिस बैच सेशन कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, आंसर राइटिंग हम प्रैक्टिस कराएंगे, करंट अफेयर से कनेक्ट करेंगे, है ना, और हम आपको मॉडल आंसर भी बना के देंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा बैच हो सकता है जिनको मेंस आंसर राइटिंग अच्छी करनी है, कि प्रैक्टिस भी हो जाए और ज़्यादा सोचना ना पड़े, एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, उनके लिए बहुत अच्छा बैच हो सकता है। आपको बस ये करना है, बाय नाउ पर जाएंगे और बाय नाउ पर जाकर इसको अवेल कर सकते हैं। आप इसमें कोड भी लगा सकते हैं मेरा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वो आपके सामने एक पट्टी चल रही है जिस पर लिखा हुआ है AST लाइव। ये मेरा कोड है जिसको लगाकर आप इसे और सस्ता कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा कोड है AST लाइव, जिसको लगाकर आप इसे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने जो मेहनत करी वो सफलता आपके कदम चूमेगी। अब थोड़ा सा रेस्ट करने का समय है। ऑलरेडी आप बहुत मेहनत कर चुके हैं, बहुत थके हुए होंगे, बहुत टाइम से एक जैसी मेहनत कर रहे थे। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए 2-3 दिन का। उसके बाद जब आयोग की आंसर की आ जाती है, उससे एक बार फाइनल मिलान करने के बाद में आगे की अपनी तैयारी को सोचिएगा कि आगे किस तरफ आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, और आपकी आगे की दशा दिशा क्या होनी चाहिए। बस मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा, किसी की गाइडेंस में ही आगे बढ़े। किसी भी टीचर की तरफ आप जाए, किसी भी संस्थान की तरफ आप जाए, किसी भी व्यक्तित्व की तरफ आप जाए, लेकिन किसी की गाइडेंस में पढ़िएगा तो आपका समय कम बर्बाद होगा। इसी नोट के साथ अगली क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।